हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से बिहार प्रीलिम्स के लिए हम लोग लॉ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज इसमें सबसे पहले एविडेंस एक्ट शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम जो है वो बेयर एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंट केस लॉ और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर उस सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं साथ ही साथ डिस्कस करूंगी। तो आप आइए इसको देखते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस को शुरू करने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पूरा है वो 3 पार्ट्स में, 11 चैप्टर्स में और 167 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। पहले इसमें था एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर अभी रिसेंटली 370 में अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के 370 में, जहां पे अब जम्मू एंड कश्मीर भी जो है वो इंडिया का पार्ट है। और ये फोर्स में जो आया है वो 1 सितंबर 1872 को आया है। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेक्शन 1 में दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को जो ड्राफ्ट किया था वो स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था। एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ है। एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है जिसको हम प्लेस ऑफ एक्शन कहते हैं। और एविडेंस एक्ट जो है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों ही प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ इतने से फैक्ट से, उसमें जो लास्ट पेपर हुआ था बिहार जुडिशरी का उसमें पूछा गया था कि एविडेंस एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स और कितने चैप्टर में। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट और 11 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन सा चैप्टर जो है वो विटनेस से डील करता है, तो चैप्टर 9। बाकी भी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, लेकिन आप जो है वो चैप्टर्स रट लीजिए, पार्ट्स रट लीजिए, सेक्शंस रट लीजिए। एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था, तो स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था। और लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, एग्जेक्टिव है, प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, तो ये प्रोसीजरल या एग्जेक्टिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ नहीं है तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना है। इसके बाद आइए शुरू करते हैं हम इसका पहला पार्ट जो कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, और इसमें आज हम चैप्टर पहले को डील करने वाले हैं जो प्रिलिमिनरी है। और इसमें जो सेक्शन 3 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ जो एक्ट है वहां पे सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, लेकिन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। और इसमें जो वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं उनके लिए कोई सब क्लॉज नहीं दिया गया है, उसको फर्दर बाइफरकेट नहीं किया गया है। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखिएगा अगर वो सेक्शंस आपसे पूछते हैं डेफिनेशन के लिए। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहला वर्ड जो है वो है कोर्ट, जो कहता है कि कोई भी पर्सन जो लीगली ऑथोराइज्ड हो एविडेंस लेने के लिए उसको हम कोर्ट कहेंगे एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में। इसमें सारे जजेस और मजिस्ट्रेट इंक्लूड होते हैं। मतलब कि आपका एविडेंस एक्ट जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो भी एक तरह का जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। अपील जो है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। फिर जो हमारे मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के अंदर इंक्वायरी करते हैं वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। आइए देखते हैं कि एविडेंस एक्ट अप्लाई कहाँ पे नहीं होता है कोर्ट के डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए, पहले तो ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा। इसमें हमारे आर्बिट्रेटर भी आते हैं और ये कोर्ट के डेफिनेशन में ही कहा गया है कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। एफिडेविट पे नहीं लगता है, ट्राइब्यूनल्स पे नहीं लगता और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे भी नहीं लगता है। तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग देखिए, ये कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड एयरफोर्स एक्ट। और देखिए, इससे क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है या नहीं होता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि ये आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता है। आइए देखते हैं दूसरा वर्ड, ये फैक्ट है। फैक्ट को जो इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर, उसका मतलब है कि कोई भी चीज, कोई थिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स, और जो आप सेंसेस से परसीव कर सकते हैं या किसी भी तरह का मेंटल कंडीशन, उसको हम फैक्ट कहते हैं। देखिए, फैक्ट जो है फिजिकल भी हो सकता है, जैसे जो टेंजिबल है, विजिबल है, उसको हम फिजिकल फैक्ट कहेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्ट जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, या हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, लाइक इंटेंशन, नॉलेज, ये साइकोलॉजिकल है। और पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है फैक्ट, जैसे किसी चीज का एग्जिस्टेंस है तो पॉजिटिव है, नॉन एग्जिस्टेंस है तो निगेटिव है। इसके देखिए इलस्ट्रेशन है, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आप पहला देखिए कि सर्टेन ऑब्जेक्ट जो है अरेंज किए हैं सर्टेन ऑर्डर सर्टेन प्लेस पे, ये विजिबल है और टेंजिबल है, मतलब कि ये फिजिकल फैक्ट है। ये भी फिजिकल फैक्ट है, कोई चीज कुछ सुन रहा है या कह रहा है। और देखिए जो डी वाला आपका इलस्ट्रेशन है, जहाँ पे सर्टेन ओपिनियन, सर्टेन इंटेंशन है, गुड फेथ है, फ्रॉडुलेंट है, ये जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और देखिए, गुड फेथ और फ्रॉडुलेंट
मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। सर्टेन रेपुटेशन ये एक मेंटल कंडीशन है। तो इन सबको हम लोग जो है वो फैक्ट कहते हैं और इनको आप एकदम से रट लीजिए, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आइए देखते हैं रिलीवेंट को। तो कोई भी फैक्ट जब दूसरे फैक्ट से ऐसे कनेक्टेड हो कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट की किसी प्रोविजन के अंदर रिलीवेंट हो, तो हम उसको रिलीवेंट कहते हैं। अब देखिए ये पहला पार्ट जो है वो तो बता रहा है कनेक्शन को, जहां पे एक फैक्ट जो है वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है, लेकिन वो रिलीवेंट तब होगा जब वो सेक्शन 6 to 55 जो रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट में डील करता है, वहां पे कहीं ना कहीं वो एडमिसिबल हो, तभी हम उसको रिलीवेंट कहेंगे। देखिए रिलीवेंट जो है वो लीगल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। लीगली रिलीवेंट तो वो होंगे जो आपके 6 to 55 के अंदर फॉल करेंगे, उनको हम लीगली रिलीवेंट कहते हैं। लेकिन वो लॉजिकली रिलीवेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पर एडमिसिबिलिटी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकली रिलीवेंट हो, हाँ, लेकिन उनका लीगली रिलीवेंट होना ज्यादा जरूरी है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में कि लॉ ऑफ एविडेंस में जो रिलीवेंट फैक्ट होते हैं मस्ट बी, तो वो लीगली रिलीवेंट होने चाहिए। आपका यहाँ पे जो आंसर है वो लीगली रिलीवेंट है। रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ना ही सिनोनिम होते हैं ना ही को एक्सटेंसिव होते हैं। ये कैसे नहीं होते हैं ये हम जब रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि जब भी पार्टीज जो हैं, एक पार्टी जो कहती है कि ये है, एक पार्टी उसको डिनाई करती है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो होता है उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। ये किसी भी चीज की राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में केस आया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कोर्ट जो है वो सबसे पहले इसमें क्या डिसाइड करेगी कि उनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ब्रीच होगा। उनके इंटेंशन क्या थे, वो फ्री कंसेंट था कि नहीं था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर तो नहीं थे, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। तो इसको ही हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। देखिए इसका इलस्ट्रेशन भी इसी पे बेस्ड है कि ए जब बी का मर्डर करता है तो क्या क्या चीजें फैक्ट इन इशू हो सकती हैं। ए ने बी की डेथ कॉज की, ए का इंटेंशन था, ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था, और ए जो है वो एक्ट करते समय इनसेन था। ये फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। अब इसमें फैक्ट इन इशू क्या नहीं हुआ कि ए रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, ए सोया था कि नहीं सोया था। तो अगर आपसे एग्जाम में इस इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछता है और उसके नीचे ये सब चीजें लिखी होती हैं, जो जाहिर सी बात है जिनका मेन फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं, कोर्ट उनको कंसीडर नहीं करता है। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। और देखिए द फैक्ट इन इशू मींस, ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको ये पूरा डेफिनेशन जो है एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट एटसेट्रा, ये आपको याद होना चाहिए। आपको यहाँ पर वही आंसर को टिक लगाना है। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस पे एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया हो। अब जो सब्सटेंस है वो कुछ भी हो सकता है, आपका पेपर हो सकता है, बुक हो सकती है, इवन वॉल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई फ्रेम हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो, उस पे कोई भी चीज एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया हो, या तो वो रिटन फॉर्म में हो या डिस्क्राइब हो। जैसे मैप है, आपका फोटोग्राफी होती है, या कार्टून करेक्टर होता है जहां पे कुछ लिखा नहीं होता है। लेकिन ऐसे जो चीजें होती हैं उन्हीं को डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसमें देखिए बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स भी दिया हुआ है, या इनमें इसे एक से ज्यादा, जो इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज। आप इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे तो इसमें देखिए दिया है राइटिंग, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, मैप, प्लान, या इवन मेटल प्लेट या स्टोन पे जो लिखा होता है वो, या कैरिकेचर मतलब कि जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं, उनको भी हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन है इसको आप रट ले, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए या डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। आइए देखते हैं एविडेंस। तो एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर देखिए जो पहला सब क्लॉज है वो कहता है कि एविडेंस ओरल भी हो सकता है, और दूसरा कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसमें देखिए एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दोनों को ही हम जो है वो एविडेंस कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब देखिए
प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड है। तो प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड आप इन दोनों से भी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इनसे कुछ टेढ़ा क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इनको जो डेफिनेशन है एज इट इज उसको याद कर लीजिए कि प्रूव्ड में जो है वो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हम नॉन प्रूव में नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो आप इसको रख लीजिए, ये सेम एज इट इज डेफिनेशन से ही क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। और जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉट प्रूव्ड से पूछा जाता है, जो फैक्ट ना तो प्रूव्ड है ना तो डिसप्रूव्ड है, उसको हम नॉट प्रूव्ड कहते हैं। आगे के सेक्शंस भी हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।